हेलो फ्रेंड्स, ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ MGKV का BA BSc BCom BBA 5th सेमेस्टर को करिकुलर का पेपर है। को करिकुलर का पेपर सब में सेम होता है। तो ये 5वें सेमेस्टर का को करिकुलर का 2024 का क्वेश्चन पेपर है, जिसका नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो आप देख सकते हैं पेपर 1 घंटे का है और इसमें जो अधिकतम मार्क्स हैं वो 100 हैं। 50 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल नंबर जो होता है वो 100 नंबर का होता है। तो हम पेपर देख लेते हैं कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि इस पेपर को अगर आपको तैयारी करनी है इसकी, तो बस आप 2-3 साल के जो पेपर हैं पुराने उसको रट लीजिए, आप आराम से इसमें पास हो जाएंगे। तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि सूचना प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है। ऑप्शन में कई सारे हैं, जिसमें से जानकारी संसाधित करने के लिए जो यूज़ होता है वो सूचना प्रणाली का प्राथमिक कार्य है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि किस प्रकार की सूचना प्रणाली किसी संगठन में निर्णय लेने की प्रक्रिया का समर्थन करती है। इसका ऑप्शन सही है जो वो MIS है, यानी प्रबंधन सूचना प्रणाली। ये सही ऑप्शन है। इसमें आप ये भी रट सकते हैं, क्योंकि पूरा पेपर रटेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो अच्छा रहेगा। जैसे TPS है, ये नेटवर्क के प्रकार हैं और कभी कभी ये पूछता है कि TPS, MIS, ESS, KMS इन सब के फुल फॉर्म क्या होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं और इसे भी अगर अच्छे से आप याद कर ले तो अच्छा है। तीसरा क्वेश्चन है कि सूचना सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। इसमें ऑप्शन है, पहला गोपनीयता, दूसरा ऑप्शन है ईमानदारी, तीसरा ऑप्शन है उपलब्धता और चौथा है सभी। तो सूचना जो सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य है वो ये तीनों के तीनों ही हैं। तो आपका उपरोक्त सही आंसर हो जाएगा। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है कि किसी संगठन में जानकारी सुरक्षित रखना क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए, दूसरा है डेटा सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, तीसरा है संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी के सभी सही हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा का मुख्य फोकस क्या है। तो साइबर सुरक्षा का जो मुख्य फोकस है वो आपका नेटवर्क सुरक्षा है। फिर हम आगे देख लेते हैं आगे क्या क्वेश्चंस हैं। छठा जो आपका क्वेश्चन है वो है फिशिंग क्या है। तो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। पहला है ऑप्शन साइबर स्पेस में मछली पकड़ने की एक विधि। तो ये तो नॉर्मल है कि ये गलत है। दूसरा है ऑनलाइन घोटालेबाजों को पकड़ने की एक तकनीक। तीसरा है संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देने का प्रयास और चौथा है एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस। तो आप लोगों ने फिशिंग जरूर सुना होगा। फिशिंग एक तरह से धोखाधड़ी का प्रयास है। संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देने का प्रयास, हम अक्सर इस वर्ड को सुनते रहते हैं क्योंकि किसी न किसी के साथ ये जालसाजी होती ही रहती है। तो ये तीसरा कोई ऑप्शन आपका इसमें इस क्वेश्चन में तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर सातवां क्वेश्चन है कि स्पैम ईमेल की प्राथमिक विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन है उन्हें हमेशा महत्वपूर्ण के रूप में चिन्हित किया जाता है, दूसरा है उन्हें लक्षित दर्शकों के लिए भेजा जाता है, तीसरा है कि वे अनचाहे होते हैं और अक्सर थोक में भेजे जाते हैं और चौथा है कि उनमें बिना किसी अनुलग्नक के केवल पाठ होता है। तो जो इसका सही आंसर है वो तीसरा है कि वे अनचाहे होते हैं और अक्सर थोक में भेजे जाते हैं। भेजते रहते हैं आपको स्पैम ईमेल। अगर आप कुछ आपने किया, टिक किया या कुछ भी, तो आप फंस गए। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि जानबूझकर धोखा देने के लिए फैलाई गई झूठी सूचना को क्या कहते हैं। तो पहला है साइबर बदमाशी, ये नहीं होगा। दूसरा है फिशिंग, ये भी नहीं होगा क्योंकि अभी हमने देखा इसका क्या आंसर सही था। फर्जी खबर और हैकिंग, तो ये होता है हमारा फर्जी खबर, जानबूझकर धोखा देने के लिए जो हमारा फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ ये फैलाया जाता है।
फिर 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा है। पहला है ऑनलाइन समाजीकरण, दूसरा है ऑनलाइन गेम खेलना, तीसरा है मालवेयर हमले और चौथा है खोज इंजन का उपयोग करना। इंग्लिश में देख लें तो यूजिंग सर्च इंजन, मालवेयर अटैक्स, प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स और सोशलाइजिंग ऑनलाइन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मालवेयर हमले होगा। इसके द्वारा ये एक सामान्य साइबर सुरक्षा का खतरा है। हम आगे देख लेते हैं। तो अब 10वां क्वेश्चन, जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो ये है कि हाथ की उंगली उसी प्रकार है जिस प्रकार पैर की उंगली डैश है। हमको डैश में भरना है कि हम क्या भरेंगे। तो हम ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है पैर, दूसरा है पैर, तीसरा है घुटना, चौथा है भुजा। ये दोनों ऑप्शन पैर हैं। हाँ, यहाँ देखिए, अगर इसका हम इंग्लिश देखें तो एक है फुट और एक है लेग। तो हाथ की उंगली उसी प्रकार से है, हाथ की उंगली तो नॉर्मल है कि पैर की उंगली पूछा है तो पैर की उंगली बेसिकली लेग तो नहीं होगी, घुटना और भुजा नहीं होगी। तो ये जो हमारा फुट वाला ऑप्शन है ये इसमें सही है। भाई साहब, हमारे देश में भारत ही है पर हिंदी चिल्लाने वाले ही हिंदी की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब करके रखे हैं। तो अगर ऐसा कुछ आए तो हिंदी एक बार, इंग्लिश एक बार देख लीजिए, हो सकता है कि आपको जो सही आंसर है वो मिल जाए। मैंने कई सारे एग्जाम्स में देखे हैं कि हिंदी ट्रांसलेशन इतना गलत रहता है, इतना गलत कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब हिंदी मीडियम वालों का तो 5-6 क्वेश्चन सिर्फ ट्रांसलेशन की वजह से गलत हो जाए। तो एक बार आप ये ध्यान दे सकते हैं। ये देख लीजिए, इसका फुट आंसर हो जाएगा इसमें जो भी है। अगला क्वेश्चन है कि 11 यदि 5 सेवों की कीमत $10 है तो 8 सेवों की कीमत क्या होगी। ये रिंग वाला जैसा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। 5 सेव, 5 एप्पल इज इक्वल्स टू $10। $10 का 5 एप्पल है तो पहले हम एक की वैल्यू निकालेंगे। अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा तो $2। एक सेव की वैल्यू $2 आई। तो हमें 8 सेव की वैल्यू पूछी है तो हम 2 में 8 का इंटू कर देंगे। 2 इंटू 8 तो $16 हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन में ये जो हमारा दूसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, $16। फिर क्वेश्चन है यदि कैट को डॉग के रूप में कोडित किया जाता है तो रैट को कैसे कोडित किया जाएगा। अब ये आप देख ही सकते हैं, वही मैंने बोला, हिंदी चिल्लाने वाले ही सबसे ज़्यादा हिंदी को ख़राब करके रखे हैं। अब कोड में हिंदी में देने की तो कोई मतलब दिखता ही नहीं है सेंस, इंग्लिश में ही होना चाहिए क्योंकि कोड है ये। तो आप इधर आ जाइए, तो ये है कैट इज़ कोडेड एज डॉग, CAT कैट इज़ कोडेड एज DOG डॉग। फिर हमसे पूछा है RAT। अब इसमें कोई सेंस मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ पेपर देखें 80 इसमें भी है और 80 इसमें भी है। तो 80 का A का दिया है O, T का दिया है G, O G, C का D दिया है, पर हमें R का यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हम इसको भी इसमें ऑप्शन में देख सकते हैं, जिसमें OG हो वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो OG भाई एक ही ऑप्शन में है, ये डॉग, तो हम डॉग को सही ऑप्शन यहाँ पे मान ले रहे हैं। फिर ये क्वेश्चन है 13वां, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x बड़ा होगा 5 से, x ये बोल रहे हैं कि x जब भी होगा वो बड़ा होगा 5 से, यानी हमारा जो x होगा वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। और y जो है वो छोटा होगा, हमारा y जो है वो 10 से छोटा होगा, यानी y जब भी होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारा जो y है वो यही 10 नंबर्स हो सकते हैं और x 6 के बाद जितने नंबर हैं सब हो सकता है। तो ये पूछा है कि तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें दिया है x जो है हमारा वो छोटा है y से, x जो है वो बड़ा है y से, x बराबर है y के,
या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये दिया है। मुझे लगता है इसके जगह तो इसे डाटा इनसफिशिएंट देना चाहिए था कि आखिरी अपर्याप्त है, ज़्यादा सही रहता। तो हम देख लेते हैं। ये पहला बोल रहा है कि x छोटा है y से, तो x छोटा है y से। अगर हम यहाँ पे 6 से कम तो x कभी हो नहीं सकता है, पर अगर 6 मान लें x, तो 7, 8, 9 तो बड़े हैं, जो कि y की वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं कि x y से छोटा है। अगर हम दूसरा वाला ऑप्शन लें, x बड़ा है y से, तो x बड़ा है y से, y हमारा 0 से 9 के बीच में ही है, 9 के बाद के सारे नंबर्स y से बड़े हैं, तो ये वाला भी सही है। और 6, 7, 8, 9 तक तो ये दोनों के दोनों बराबर हो सकते हैं, तो एक तरह से ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो हमारे तो तीनों की तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि ये हो जाएगा x, ये बड़ा है, छोटा भी है, बराबर भी है y, और ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन ज़्यादा ठीक रहेगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई और डेटा दिया रहता तो ये निर्धारित करना आसान रहता, पर यहाँ पे तीनों के तीनों ही हमारे सही हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा ठीक ऑप्शन होगा। आप देख सकते हैं, आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया है वेन आरेख में। वेन आरेख डायग्राम तो कहीं बनाया ही नहीं है, चलिए हम बना लेंगे। यदि वृत्त ए डॉक्टरों को दर्शाता है और वृत्त बी सर्जनों को दर्शाता है, तो ओवरलैपिंग क्षेत्र क्या दर्शाता है। ये बोल रहा है कि भाई एक वृत्त है ए, जो कि हमारे डॉक्टर्स को दिखा रहा है, डॉक्टर्स को, और जो ये बी है ये सर्जन्स को दिखा रहा है, सर्जन्स को। और फिर ये बोल रहा है कि इनकी ओवरलैपिंग भी है, यानी जो हमारा वेन डायग्राम है ये कुछ ऐसे बनेगा। ये हो गए ए, ये हो गया बी, और ये हो गए हमारे डॉक्टर्स, और ये हो गए सर्जन्स। तो ये जो बीच में आएंगे ये डॉक्टर भी होंगे और सर्जन भी होंगे, हालांकि जो सर्जन है वो तो डॉक्टर होते ही हैं, पर ठीक है। तो ये पूछ रहा है तो ओवरलैपिंग क्षेत्र डॉक्टर और सर्जन दोनों को दिखाता है। हमारा ऑप्शन है जर्नल फिजिशियन, हृदय रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर जो सर्जन नहीं है, सर्जन जो डॉक्टर नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो भाई एकदम गलत हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग है, डॉक्टर और सर्जन यहाँ दोनों हैं। एक है जनरल फिजिशियन और एक है हृदय रोग विशेषज्ञ। जनरल फिजिशियन ये हो नहीं सकता है, क्योंकि ये कार्डियोलॉजी यानी हृदय रोग के विशेषज्ञ हमें दिख रहे हैं, तो इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, क्योंकि सर्जन हृदय रोग का विशेषज्ञ नॉर्मली होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी के बाईं ओर और सी के दाईं ओर बैठा है तो दोनों के बीच कौन है। ये भाई साहब बोल रहा है कि जो हमारा ए है वो बी के बाईं ओर बैठा है, यानी ए बी के बाईं ओर बैठा है, ये बी है, बी के बाईं ओर बैठा है ए, ठीक है। और सी के दाईं ओर बैठा है ए, बी के बाईं ओर, और सी हमारा यहाँ है तो सी के दाईं, यानी बी के लेफ्ट बैठा है ए और सी के राइट में बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसे ही क्लियर हो गया कि भाई ए बैठा है। तो 15 का हमारा जो है वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में ए बैठा है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रंगों को एक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन में है हरा, पहला ऑप्शन है हरा, पीला, नीला और लाल। दूसरा ऑप्शन है लाल, नीला, हरा, पीला। तीसरा है नीला, पीला, नीला, हरा, लाल, और चौथा है नीला, लाल, पीला, हरा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपने क्लास 10th में लाइट चैप्टर पढ़ा होगा प्रकाश, उसमें था, या इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर हमारे जो 7 कलर्स होते हैं उसमें ये उससे है। तो अगर हम यहाँ मिलाएं, यहाँ पे दिया है हरा, लाल, पीला, नीला, तो अगर इसमें देखें तो सबसे पहले ब्लू है, ये वॉयलेट कलर को दिखाता है, ये इंडिगो को, और ये ब्लू। तो हमारा सबसे पहले नीला है, फिर जी यानी ग्रीन है, तो हरा होना चाहिए, फिर येलो होना चाहिए, और फिर रेड होना चाहिए। ये तो कोई नहीं मैच कर रहा है।
तो मुझे लगता है कि कोई मैच नहीं कर रहा है। इसमें नीला पहले है तो हम इसे सही कर सकते हैं। अगर पीछे से भी देखें तो लाल, फिर पीला, फिर हरा और फिर नीला होना चाहिए, और ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप देख लीजिएगा, अगर इसका कोई और तरीका हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे भी बता दीजिएगा। तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चन आप खुद से देख लीजिएगा एक बार चेक करके। हालांकि इसका ये सही हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ हद तक थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर इसमें दिया है कि अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, और हमारा अनुक्रम है 2, 6, 14 और 20 का। तो अगर हम देखें तो 2 और 6 के बीच अंतर है, यानी कि प्लस हुआ है 4, 2 में 4 प्लस हुआ 6 आया, और यहाँ पे 14 में 6 प्लस हुआ है तो हमारा 20 आया है। तो अगर हम तो यहाँ पे 4 जुड़ रहा है, यहाँ पे 6, तो हम यहाँ पे 4 भी जोड़ सकते हैं, 6 भी जोड़ सकते हैं। पर अगर हम यहाँ पे 6 जोड़ें, 6 के बाद 6, 6, 6 12 हो जाएगा, और फिर 12 से 14 जाना, यानी सिर्फ 2 का अंतर रह जाएगा। तो 4 ही हमें जोड़ना चाहिए, तो 6 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, और फिर 10, 4, 14, और फिर आगे 6 का जो आपका सीक्वेंस है वो चल सकता है। तो इसका जो 17 का आंसर हो सकता है वो ये ऑप्शन नंबर 2, 10 सही हो सकता है। क्योंकि अगर हम 12 भी आ सकता है, पर यहाँ पे 6 जोड़ना पड़ेगा, फिर 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, तो ये सीक्वेंस सही नहीं बनेगा। यहाँ पे 4 प्लस करने का 3 नंबर्स का सीक्वेंस बन जाएगा, तो हम ये ऑप्शन सही ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन कि सभी बिल्लियाँ जानवर हैं, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि सभी कुत्ते जानवर हैं, दूसरा है सभी जानवर कुत्ते हैं, तीसरा है सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, और चौथा है सभी कुत्ते जानवर हैं। तो भाई साहब बोला है ये कि जो सभी बिल्लियाँ हैं वो हमारी जानवर हैं, और सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, यानी कि हमारे जितने भी कुत्ते हैं वो सब के सब बिल्लियाँ, और सारी की सारी बिल्लियाँ जानवर हैं। तो अब हमें निष्कर्ष निकालना है। पहला निष्कर्ष है कि सभी कुत्ते जानवर हैं, तो सभी कुत्ते जानवर तो मतलब हैं ही, सीधा सीधा है। सभी कुत्ते अगर बिल्लियाँ हैं और सभी बिल्लियाँ जानवर हैं, तो सारे के सारे जो कुत्ते हैं वो जानवर हैं, एकदम मतलब ये सही है। आगे देख लेते हैं, सभी जानवर कुत्ते हैं, सभी जानवर कुत्ते हैं, ये नहीं, क्योंकि जानवर में शेर, बाघ, चीता, घड़ियाल और भी तो कई सारे बचे होंगे, तो कुत्ते सारे जानवर नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है कि सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, ये नहीं बोला है कि सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। और फिर बोला है कि कुछ कुत्ते जानवर हैं, तो यहाँ जब सारे कुत्ते बिल्ली हैं और सारी बिल्लियाँ जानवर हैं तो सारे कुत्ते जानवर हो जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा कि हमारे जो सारे कुत्ते हैं वो जानवर हैं। फिर नेक्स्ट है 19 कि यदि किसी चौराहे पर ट्रैफिक लाइटें काम नहीं कर रही हैं तो कार्रवाई का तरीका क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है बिना रुके गाड़ी चलाना जारी रखें, भाई साहब नेवर। दूसरा है रुकें और यातायात पुलिस अधिकारी के निर्देशों की प्रतीक्षा करें, ये सही लग रहा है। तीसरा लगातार हॉर्न बजाएं और आगे बढ़ें, और चौथा है कि जल्दी से लेन बदलें। ये दोनों सुरक्षित नहीं है, यही सुरक्षित है कि यातायात पुलिस तो रहती ही है चौराहे पर, तो रुकें और यातायात पुलिस अधिकारी के निर्देशों की प्रतीक्षा करें। हमारे 19 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तर्क में निष्कर्ष पहचाने। तर्क है कि शतरंज क्लब में सभी छात्र बुद्धिमान हैं, यानी जितने भी छात्र शतरंज क्लब में हैं सब के सब बुद्धिमान हैं, और जॉन जो है वो शतरंज क्लब का सदस्य है, इसीलिए जॉन बुद्धिमान है। जॉन शतरंज क्लब का सदस्य है और इसके सारे छात्र बुद्धिमान हैं, तो जॉन बुद्धिमान होगा। तो ये तो ठीक है। अब इसमें देखते हैं, पहला है कि जॉन बुद्धिमान है, जॉन बुद्धिमान है ये तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, निष्कर्ष हमें यहाँ पे निकालना है। अगला है शतरंज क्लब के सभी सदस्य बुद्धिमान हैं,
ये भी दिया है कि शतरंज क्लब के जितने भी छात्र हैं या सदस्य हैं वो सब बुद्धिमान हैं। तीसरा है कि केवल बुद्धिमान छात्र ही शतरंज क्लब में शामिल होते हैं। और चौथा है कि जॉन बुद्धिमान हो भी सकता है और नहीं भी। भाई ये तो गलत है, क्योंकि साफ साफ दिया है जॉन बुद्धिमान है। ये वाला जो ऑप्शन है कि केवल बुद्धिमान छात्र ही शतरंज क्लब में शामिल हो सकते हैं, ये यहाँ पे हम निष्कर्ष में सही मानेंगे। ये दोनों कथन तो कथन में ही दिए हुए हैं, ये दोनों सही ही हैं। हमें निष्कर्ष निकालना था, तो निष्कर्ष में ये निकल जाएगा कि केवल बुद्धिमान छात्र ही शतरंज क्लब में शामिल होते हैं। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपका चौथा जो क्वेश्चन है वो है कि एक सर्वेक्षण में 60% लोग विकल्प ए पसंद करते हैं और 40% लोग विकल्प बी पसंद करते हैं। क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला ऑप्शन है कि विकल्प ए अधिक लोकप्रिय है। ये सही है, क्योंकि 60% लोग इसे पसंद कर रहे हैं, ए विकल्प को। फिर विकल्प बी अधिक लोकप्रिय है, तो भाई विकल्प बी को तो सिर्फ 40% लोगों ने सिलेक्ट किया है, तो ये अधिक लोकप्रिय नहीं हो सकता है। दोनों विकल्प समान रूप से लोकप्रिय भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये 60 है, ये 40 है। और सर्वेक्षण और निर्णायक है, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ सब क्लियर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 22 नंबर क्वेश्चन कि कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है अंकगणितीय संक्रियाएं करना। दूसरा है इनपुट डिवाइस का प्रबंधन करना। तीसरा है कंप्यूटर के सभी भागों की गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करना। और चौथा ऑप्शन है डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। तो कंट्रोल यूनिट डेटा को संग्रहित नहीं, अंकगणितीय गणनाएं जो है वो ALU करता है। इनपुट डिवाइस का प्रबंधन ये सब अलग है। ये जो तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर के सभी भागों की गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करने वाला, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये कंट्रोल यूनिट CU का हमारा कार्य पूछ रहा है यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। ये पूछा है कि किस प्रकार का कंप्यूटर जटिल वैज्ञानिक गणनाओं और सिमुलेशन को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो भाई हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि जो हमारा सुपर कंप्यूटर है वो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं में और सिमुलेशंस में यूज़ होता है। वैज्ञानिक गतिविधियों में अधिकतर हम इसी को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सबसे तेज़ होता है। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मेमोरी अस्थिर होती है और सक्रिय प्रोग्राम और डेटा के लिए उपयोग की जाती है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन में है रोम, कैश मेमोरी, मार, हार्ड डिस्क ड्राइव। इधर देखिए मार, राम। एक बार इंग्लिश देख लीजिएगा, अगर कहीं थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, भाई ये मार नहीं दिया है, ये रैम दिया है। तो जो हमारी मेमोरी अस्थिर मेमोरी रैम होती है, तो ये आपका ये तीसरा नंबर रैम सही हो जाएगा। एक बार आप हिंदी देख लीजिएगा। 24 का हमारा तीसरा सही है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है पहला दीर्घकालिक भंडारण प्रदान करता है। दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करता है। तीसरा है CPU द्वारा त्वरित पहुंच के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को अस्थायी रूप से रखता है। और चौथा है बाहरी उपकरणों का प्रबंधन करता है। ये नहीं करता है। कैश मेमोरी जो है वो, तो 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर 3 सही हो जाएगा। CPU द्वारा त्वरित पहुंच के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को अस्थायी रूप से रखता है। तो कैश मेमोरी का ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है।
तो पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा एडोब फोटोसॉफ्ट और चौथा है एक्सेल स्प्रेडशीट। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका सही होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल स्प्रेडशीट ये दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और एडोब फोटोशॉप भी। 27 नंबर क्वेश्चन फिर हम देखें तो ये पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस श्रेणी में आता है। तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में आता है। इससे हम जो काउंट करते हैं या बिल बनाते हैं, ये सारे काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से हम लोग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्ड प्रोसेसर है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टाइप होता है। इसमें हम कुछ भी डाटा को टेक्स्ट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से पीपीटी बना सकते हैं। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, इसमें डेटा को संग्रहित किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के लिए किस डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन का मतलब क्या है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो DOCX होगा, .docx। चौथा नंबर इसका सही होगा। डॉक्यूमेंट, इसका जो अगर हम एक तरह से फुल फॉर्म टाइप का देखें तो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है। ये एक्स टेक्स्ट को दिखाता है क्योंकि वर्ड में टेक्स्ट लिखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी सुविधा आपको पूरे दस्तावेज में एक विशिष्ट शब्द खोजने और उसे दूसरे शब्द से बदलने की अनुमति देती है। तो ये जो हमारा होता है, पहले तो शब्द खोजना है, तो खोजने के लिए हम फाइंड करते हैं और फिर उसके जगह पे ही दूसरा अगर शब्द लाना है तो हम रिप्लेस कर देते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस यानी खोजें और बदलें। यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस, खोजें और बदलें। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, टेक्स्ट का स्वरूप बदलने जैसे उसे बोल्ड, इटैलिक या रेखांकित करना को क्या कहते हैं। तो इसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। इंग्लिश में देखिए पहला ऑप्शन है, तो हिंदी में स्वरूपण हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों हाशिए पर संरेखित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो ये जो होता है इसको जस्टिफाई, कंप्यूटर का जो पूरा सिस्टम है वो इंग्लिश में ही रहता है, तो वो लैंग्वेज ज़्यादा आसान होती है, इसको जस्टिफाई बोलते हैं। औचित्य सिद्ध करें, जो अगर हमारा हमने कोई भी टेक्स्ट या कुछ भी पैराग्राफ लिखा, तो अगर उसे हमें बाएं, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा पूरा पेज है, इसे अगर हमें बाएं करना है तो हम लेफ़्ट अलाइन करेंगे, बाएं संरेखित करें। अगर हमें दाएं करना रहेगा तो राइट अलाइन करेंगे, दाएं संरेखित करें। और बीच में रखना होगा तो सेंटर अलाइन करते हैं। वो कंप्यूटर खुद से ही सब सेट कर लेता है। और अगर जस्टिफाई करना है यानी कि जो कंप्यूटर को सही लगता है वो काम कर सकता है, उसे उस तरह से अरेंज कर सकता है, तो हम जस्टिफाई कर देते हैं। दोनों दिया है यहाँ पे, दोनों बाएं दाएं दोनों हाशियों पर संरेखित कर सकता है, ये जो सही हो जाए। फिर 32 नंबर का क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट क्या है। पहला ऑप्शन है फॉर्मेटिंग और शैलियों के साथ एक पूर्व डिज़ाइन किया गया दस्तावेज, दूसरा है एक फॉन्ट शैली, तीसरा है एक टेबल लेआउट और चौथा है एक हाइपरलिंक। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, ये फॉर्मेटिंग और शैलियों के साथ एक पूर्व डिज़ाइन किया गया दस्तावेज है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप के रूप में सेट करने की अनुमति देता है। तो ये हमारा जो पेज लेआउट है ये देता है। जो फॉन्ट आकार है ये हमारा जो हम कुछ भी लिख रहे हैं तो उसके साइज को बड़ा या छोटा करने के लिए अक्षरों के साइज को इसका यूज किया जाता है। पेज ब्रेक में हमने काफ़ी लिख लिया है तो हम वहीं पे पेज ब्रेक करके नेक्स्ट पेज ले सकते हैं। शीर्षलेख और पादलेख, शीर्षलेख जो हमारा हीडर होता है उस पर हमने जो डॉक्यूमेंट लिखा है, हीडर ऑप्शन से हम सबसे पहले लाइन पे पहुंच सकते हैं। और मतलब पहले लाइन के ऊपर अगर हम चाहें, अगर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ लिख दिया है
तो और हमें लगता है कि इसके ऊपर हमें कुछ लिखना है, तो हम यहाँ पे हीडर अगर ऑप्शन लेंगे तो यहाँ पे एक लाइन बन के आ जाएगा, बॉक्स आ जाएगा और हम यहाँ पे जो चाहें वो लिख सकते हैं। इसी तरह फुटर होता है। फुटर में जब हम चाहें कि हमें इस डॉक्यूमेंट के नीचे कुछ नोट करना है तो हम फुटर ऑप्शन लेंगे, तो वो बॉक्स बन के आएगा, उसमें हम लिख सकते हैं। लिखने के बाद ये खत्म हो जाएगा और हमारा जो हम लिखना चाहते हैं वो लिख दिया जाता है। तो ये होता है और इसका आंसर पेज लेआउट होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 34 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलों की ऊर्ध्वाधर व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इसको हम कॉलम बोलते हैं। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मुख्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो एक्सेल का जो प्रयोग होता है वो स्प्रेडशीट गणना के लिए किया जाता है। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं? तो इसको हम सेल कहते हैं, यानी कोशिका कहते हैं। फिर 37 क्वेश्चन देखें तो एक्सेल में ये पूछ रहा है कि एक्सेल में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है? इसका जो डिफ़ॉल्ट नाम है वो शीट 1 है। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर ही हमें लिख के देता है, उसमें हम कुछ चेंज नहीं करते। हम चाहें तो उस सीट को कोई नाम दे सकते हैं, पर अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट सीट कहलाता है, जो कि सीट फर्स्ट आता है। अब वर्कशीट यहाँ पे लिखा है, वर्कशीट इसे बोलते ही हैं, तो सीट से ये यहाँ पे फर्स्ट सीट होता है और फिर जैसे लेंगे उसका उस हिसाब से नंबरिंग रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षरों और संख्याओं का संयोजन किस प्रकार का डेटा है? तो पहला ऑप्शन है संख्यात्मक, दूसरा है अक्षरांकीय, तीसरा है पाठ और चौथा है दिनांक या समय। तो अक्षरांकीय जो आप ये पूछा है अक्षर और संख्या, यानी अक्षर भी हो और अंक भी हो। तो यहाँ पे अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो अक्षर और अंकीय, अंक यहाँ पे दोनों आ जा रहा है, अल्फा न्यूमेरिक। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो होगा ये हमारा सही हो जाएगा। फिर 39 क्वेश्चन है कि एक्सेल वर्कबुक के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है? तो एक्सेल वर्कबुक के लिए हम .xls का प्रयोग करते हैं। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको वर्कशीट में अंतिम सेल तक नेविगेट करने की अनुमति देता है? तो अंतिम हमारा जो इंड बटन है, कंट्रोल प्लस इंड बटन, ये आपको अगर ये आप टाइप करते हैं तो आप सीधे अंतिम सेल में पहुंच जाते हैं, और अगर होम करते हैं तो आप पहले सेल में पहुंचेंगे। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सेल में नई वर्कशीट डालने का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो अगर पहला ऑप्शन है फाइल, दूसरा है संपादित करें, तीसरा है सम्मिलित करें, चौथा है प्रारूप। सम्मिलित करें इसको बोलते हैं इंसर्ट, तो यही ऑप्शन हमारा सही है। हम इंसर्ट मेनू का यूज़ करेंगे तो नई वर्कशीट हम डाल सकते हैं। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है कि कार्यालय अनुप्रयोगों में टेम्पलेट्स का उद्देश्य क्या है? पहला है टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, दूसरा है चार्ट बनाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है दस्तावेजों में शैलियों और लेआउट करना, और चौथा है गणना करने के लिए। तो इसका तीसरा नंबर सही है कि दस्तावेजों में शैलियों और लेआउट करने के लिए हम टेम्पलेट्स का कार्यालयों में यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन कि इंटरनेट के संदर्भ में URL शब्द का क्या अर्थ है? तो जो हमारा URL शब्द है इसका अर्थ होता है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसका ये फुल फॉर्म होता है। और फिर 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल आमतौर पर सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो HTTPS सही होगा। HTTP कभी सेफ नहीं होता है, जैसे हम गूगल में जब भी जाते हैं या कोई लिंक होता है तो वो नॉर्मली HTTPS
फिर शुरू होता है तो वो बिल्कुल सेफ़ होता है। अगर किसी लिंक में HTTP का यूज़ है और फिर कुछ भी है WXYZ कुछ भी, तो ये सेफ़ नहीं है और इसको कभी नहीं खोलना चाहिए। ये ही सेफ़ होता है, ये सेफ्टी की निशानी है HTTPS। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन कि ईमेल संचार के संदर्भ में SMTP का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है S से सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका पहला नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सरल मेल स्थानांतरण प्रोटोकॉल। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है कि किसी ईमेल में CC फील्ड का क्या उपयोग है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, उद्देश्य क्या है? इसका फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है। इसका सही ऑप्शन पहला होगा, कार्बन कॉपी। आपने ईमेल यूज़ किया होगा तो उसमें देखा होगा CC कार्बन कॉपी ऊपर लिखा रहता है। फिर 47 नंबर क्वेश्चन है कि ईमेल अनुप्रयोगों में पता पुस्तिका क्या कार्य करती है? तो पहला है यह ईमेल संदेशों को संग्रहित करता है। दूसरा है यह संपर्कों और उनके ईमेल पते का प्रबंधन करता है। तीसरा है यह स्पैम ईमेल को फिल्टर करता है और चौथा है यह ईमेल डिलीवरी स्थिति को ट्रैक करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यह संपर्कों और उनके ईमेल पते का प्रबंधन करता है, सही हो जाएगा। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है यदि आपको डिलीवरी न होने योग्य संदेश प्राप्त होता है तो क्या समस्या हो सकती है? तो पहला ऑप्शन है कि ईमेल सर्वर डाउन है। दूसरा है प्राप्तकर्ता का मेल बॉक्स भरा हुआ है। तीसरा है कि ईमेल पता गलत है। तो ये जो प्राप्तकर्ता का मेल भरा हुआ है और ईमेल पता गलत है, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो चौथा है 2 और 3 दोनों, तो हम चौथे को सही करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य हमारा होता है वेब से जानकारी ढूंढना और पुनः प्राप्त करना। फाइंडिंग द रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब। जो हमारा गूगल है वो भी एक तरह का सर्च इंजन है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है कि वेब ब्राउज़र में डाउनलोड फोल्डर का उद्देश्य क्या है? तो पहला है बुकमार्क संग्रहित करने के लिए। दूसरा है इंटरनेट से डाउनलोड की गई छवियों और फाइलों को सहेजने के लिए। तो सब लोग डाउनलोड कर रहे हैं, इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपका पेपर सॉल्व हो गया, आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। थैंक यू।